आज हम पढ़ेंगे कक्षा 8 का हिंदी चारू चंद्र की चंचल किरणें। ये क्या है? हमारी कविता है और ये क्या है? कविकार है। जो कविता लिखते हैं हम उसको क्या बोलते हैं? कवि। और जो कहानी लिखते हैं लेखक। तो ये कौन है? कवि। कौन थे? मैथिली शरण गुप्त। देखो यहाँ दिखाई दे रहा है। पहले हम मैथिली शरण गुप्त के बारे में पढ़ते हैं। उनका जन्म 1886 में हुआ था। उनका निधन 1664 ईस्वी में हुआ। राष्ट्र कवि, देखो आए कवि, ये क्या थे? राष्ट्र के कवि। मैथिली शरण गुप्त का जन्म उत्तर प्रदेश के झांसी जिले के चिरगांव में हुआ था। देखो उत्तर प्रदेश में कौन सा है? झांसी जिला, उसके चिरगांव में हुआ था। कविता के संस्कार उन्हें अपने पिता से विरासत में मिले थे, मतलब उनके पापा भी क्या थे? कविकार थे। हिंदी खड़क बोली कविता में, खड़ी बोली मतलब एकदम खड़ी बोली होती है। कविता में क्षेत्र में उसने काव्य में लोकप्रियता मिली। उनकी रचनाओं में राम भक्ति और राष्ट्र की भावना, देखो राम के प्रति भक्ति, राम कौन थे? भगवान थे, और राष्ट्र के प्रति भक्ति की भावना अनेक रूपों में दिखाई देती है। साकेत, यशोधरा, विष्णुप्रिया, पंचवटी आदि उनकी प्रमुख कृतियाँ। उन्हें भारत सरकार ने पद्म विभूषण से सम्मानित किया है। किससे? पद्म विभूषण से। प्रस्तुत काव्यांश पंचवटी से लिया गया है। किससे? पंचवटी से। यहाँ पूरी कविता नहीं है, थोड़ा सा उसका काव्यांश लिया है। इस कविता में चांदनी रात और प्रातः काल के प्राकृतिक सौंदर्य का बड़ा ही मनमोहक चित्रण हुआ है। यहाँ पर जो प्रातः काल और चांदनी रात, मतलब रात का और जो सुबह का, उसका प्रकृति का जो सौंदर्य है उसका वर्णन किया हुआ है। वनवास के दौरान सीता, राम, लक्ष्मण पंचकुटी में पर्ण कुटीर बनाकर रहते। देखो आपको यहाँ दिखाई दे रहा है, ये लक्ष्मण है, अंदर राम और सीता सो रहे। और किसकी कुटिया बनाई है? किसकी कुटिया बनाई है? पत्तों की। तो हम देखेंगे कि कैसे लक्ष्मण रात भर इस कुटिया की रक्षा करने के लिए जागता है। ठीक है। चारों चंद्र की चंचल किरणें खेल रही है जल थल में, स्वच्छ चांदनी बिछी हुई है अवनी और अंबर तल में। देखो यहाँ पर दिखाई दे रहा है, रात का समय है, चंद्रमा है, उसकी रोशनी सब जगह फैली हुई है। तो ये बोल रहे हैं चारों मतलब सुंदर। चंद्र आपको पता है चंद्रमा होता है, थल मतलब भूमि, ठीक है, चांदनी जो इसकी रोशनी होती है वो, अवनी मतलब पृथ्वी होता है, और अंबर मतलब आपको पता है आकाश होता है। पुलक प्रकट करती है धरती हरित तृणों की नौकों से, मानो झूम रही है तरु भी मंद पवन के झोंकों से। पुलक का मतलब क्या होता है? बहुत अच्छा। प्रकट हो रही है किसके ऊपर? धरती पर प्रकट हो रही। हरित तृण मतलब जो घास के तिनके होते हैं वो, और पुलक का मतलब होता है आनंद। पुलक का मतलब क्या होता है? आनंद। ठीक है। मानो झूम रहे हो मंद पवन के झोंकों में। कौन? तरु मतलब पेड़। तो अब हम इसका हिंदी अनुवाद पढ़ते हैं। इसका अनुवाद देखो, चारू चंद्र से झोंकों तक का। सुंदर चंद्रमा की चंचल किरणें जल और थल मतलब भूमि सभी स्थानों पर खेल रही। हमने चित्र में देखा था, सभी स्थानों पर खेल रही थी। पृथ्वी जिसको हम अवनी कहते हैं से आकाश तले तक चंद्रमा की स्वच्छ चांदनी फैली और बिछी हुई है। मतलब पृथ्वी से लेकर अंबर तक, अंबर मतलब आसमान से लेकर पृथ्वी तक जो प्रकाश की चांदनी है वो क्या है? फैली हुई है। पृथ्वी हरी घास के तिनकों की चोंच के माध्यम से अपने आनंद को व्यक्त करती है। जैसे हमने दूसरे में देखा था, पलक प्रकट करती है धरती हरित तृणों की नौकों से, मतलब पुलक मतलब क्या होता है? आनंद। तो पृथ्वी पर जो देखो यहाँ पर चित्र में दिखाई दे रही है घास, तो ये घास क्या कर रही है? आनंद मतलब तिनके, उनके चोंच जैसी होती है। घास कैसी होती है? चोंच जैसी होती है। तो वो अपने आनंद को प्रकट कर रही। ऐसा लगता है पेड़ भी हल्की हवा के झोंकों से झूम रहे हैं। और ये जो पेड़ है वो क्या कर रहे हैं? रात्रि में हल्की हवा के झोंकों से क्या कर रहे हैं? झूम रहे हैं। तो पहले का आपको ये समझ में आया, इनका अनुवाद था हमारा ये। ठीक है। अब हम दूसरा पढ़ते हैं। पंचवटी की छाया में, पंचवटी जहाँ पर ये आए थे, जिस जगह पंचवटी वहाँ पर कुटिया बनाई थी। पंचवटी की छाया में सुंदर पर्ण कुटीर बना, उसके सम्मुख स्वच्छ शिला पर धीर वीर निर्भय कमना। जाग रहा है यह कौन धनुधर, जब भी भुवन भर सोता है, भोगी कुसुमा युद्ध योगी सा बना दृष्टिगत होता है। अब हम इसका क्या करते हैं? अनुवाद पढ़ते हैं। देखो पर्ण मतलब क्या होते हैं? पत्ते। कुटीर मतलब झोंपड़ी। सम्मुख मतलब उसके पास। शिला पत्थर। निर्भीक मतलब बिना डरा हुआ। धनुर्धर मतलब जो अच्छा धनुष चलाना सीखता हो। कुसुमा युद्ध मतलब पुष्प। ठीक है। अब हम अनुवाद पढ़ते हैं। पंचवटी में छाया के पत्तों की एक सुंदर कुटिया बनी हुई है। पत्तों की क्या है? देखो यहाँ पर एक कुटिया बनी हुई है, बहुत सुंदर है, जिसके सामने एक साफ चट्टान या पत्थर पर एक धैर्यवान, बहादुर और निर्भय मन वाला एक व्यक्ति, कौन था? लक्ष्मण, बैठा हुआ है। देखो चित्र में दिखाई दे रहा है, ये शिला है। ये कैसा है? धैर्यवान है, बलवान है
और कौन है ये? लक्ष्मण। कहाँ बैठा हुआ था? इस पत्थर पर बैठा हुआ था। यह कौन धनुष धारण करने वाला है? तो कौन था धनुष धारण करने वाला? लक्ष्मण। हमने चित्र में देखा उसके हाथ में धनुष था। जो जाग रहा है जबकि सारा संसार सो रहा है। जब सारा संसार सो रहा है तो वो क्यों जाग रहा है? भोगी जीवन जीने वाला पुष्प के समान कोमल यह व्यक्ति मतलब लक्ष्मण आज एक हथियार धारण किए हुए योगी जैसा दिखाई दे रहा है कि भाई ये क्या है? सारे सुखों को भोगने वाला, राजमहल में रहने वाला, पुष्प के समान कोमल है। और वो क्यों आज अपने हाथ में क्या कर रहा है? हथियार धारण करे हुए एक योगी के समान। आप देखते हो ना, योगी मतलब कौन होते हैं? साधु होते हैं। वो साधु क्या करते हैं कि कैसे क्या करते हैं? जागते हैं, तपस्या करते हैं। तो ये क्यों अपना हाथ में धारण करे? क्या कर रहा है? तपस्या कर रहा है। आज ये ऐसा क्या हो गया है जो पुष्प के समान, जो भोगी जीवन जीने वाला है, वो हथियार धारण करे हुए क्या कर रहा है? शिला पर जाग रहा है। व्रत में है व्रती वीर यह, निंद्रा का क्यों त्याग किए? भोग्य के योग विपिन में बैठा आज विराग लिए। बना हुआ है यह प्रहारी जिसका, उस कुटीर में क्या धन है? जिसकी रक्षा में रत इसका, तन है मन है जीवन है। व्रत मतलब प्रण। ऐसा कौन सा प्रण लिया है? निंद्रा मतलब नींद। ये सो नहीं रहा। जो राजभोग को भोगता था वो आज विराग मतलब वैराग्य में अकेला क्यों है? प्रहारी मतलब पहरा देने वाला। प्रहरी मतलब पहरा देने वाला। और ऐसा तो इस कुटिया में क्या है? तो देखो रक्षा, जिसकी रक्षा करने के लिए वो अपने तन मन मतलब अपने शरीर को, अपने जीवन को क्या कर रहा है? उस पर न्यौछावर कर रहा है। तो हम इसका हिंदी अनुवाद पढ़ते हैं। देखो जैसे किस व्रत जीवन। अनुवाद। नींद का त्याग करके यह वीर व्रतधारी किस व्रत का पालन कर रहा है? मतलब ऐसा तो क्या प्रण लिया है जो अपनी नींद का त्याग कर रहा है? जो राज सुख को भोगने के लिए योग्य यह व्यक्ति जैसे वन में वैराग्य धारण किए हुए बैठा है। किसके बारे में बात हो रही है? लक्ष्मण के बारे में। कि ऐसा तो उस कुटिया के अंदर क्या है कि ये अपने जो राज सुख को भोगने वाला व्यक्ति आज वन के अंदर वैराग्य होकर मतलब अकेला होकर बैठा है, जिसका यह पहरेदार बना बैठा है। किसका पहरेदार था? हमने चित्र में देखा था कुटिया का। उस कुटिया में क्या धन है? क्या उस कुटिया में धन है? जिसकी रक्षा के लिए इसका शरीर, तन मैंने बोला था शरीर, मन और जीवन लगा हुआ है। ये क्या उस धन की रक्षा कर रहा है? नहीं। उसके अंदर कौन थे? उसके बड़े भाई राम और उसकी भाभी, तो वो उनकी रक्षा कर रहा था। तो कवि बोल रहा है क्या उसके अंदर धन था जो उसकी रक्षा करने के लिए वो अपनी नींद को भी त्याग रहा है और अपने शरीर, मन और जीवन से लगा हुआ है। फिर है क्या ही स्वच्छ चांदनी में यह, देखो ये दिख रहा है सुबह का टाइम कितना अच्छा लग रहा है। क्या ही स्वच्छ चांदनी है यह, है क्या यह निस्तंभ निशा, है स्वच्छंद सुमंद गतवह, निरानंद है कौन दिशा। बंद नहीं अब भी चलते हैं नियति नटी के कार्यकलाप पर, कितने एकांत भाव से, कितने शांत और चुपचाप। अब देखिए इसका हिंदी अनुवाद है। कितनी साफ चांदनी है यह और कितनी ठहरी हुई रात है। ठहरी हुई रात मतलब आपको पता है रात के अंदर सन्नाटा होता है। हल्की हल्की स्वच्छंद खुशबू, सुगंध, खुशबू मतलब क्या होता है? सुगंध। हल्की हल्की सौंधी सौंधी सी खुशबू आती है। कौन सी दिशा है जो आनंदित नहीं? और चारों दिशाओं क्या है? चांदनी की रोशनी से, उस हल्की हल्की खुशबू से क्या है? आनंदित है। अब भी नियति रूपी नर्तकी के काम बंद नहीं। नियति रूपी नर्तकी मतलब हवा चल रही है, पेड़ पौधे क्या कर रहे हैं? झूम रहे हैं, बल्कि कितनी शांति से हो रहा है। और सारा काम रात को बहुत शांति से हो रहा है। अब नियति का अर्थ क्या है? निश्चित जो होने वाला है। यह प्रकृति के निश्चित कार्य क्रियाकलाप है। कौन सा? रात में चांदनी का चारों दिशाओं में फैलना, खुशबू का चारों दिशाओं में फैलना, है ना, मंद मंद हवा चलना, ये सारे क्या है? निश्चित रूप से कार्य चल रहे और कितने आसानी से शांति से चल रहे, ये बता रहे हैं इसके अंदर। फिर आपका अंतिम है बिखेर देती वसुधरा, मोती सबके सोने पर, रवि बटोर लेता उनको सदा सवेरा होने पर। अब इसका हिंदी अनुवाद है कि सबके सोने के पश्चात यह धरती मोती बिखेर देती है। मोती मतलब ओस। आपने देखा है घास के ऊपर ओस होती है, पेड़ों के पत्तों पर ओस होती है, पानी की बूंदें होती है, तो वो क्या बोल रहा है? मोती होती है। सुबह होने पर, सूर्य प्रकट होने पर ओस की बूंदें ऐसे गायब हो जाती है जैसे सूर्य ने मोती बटोर लिया। जैसे हम भी क्या करते, कोई चीज़ हमारे माला
के मोती गिर जाते तो हम उसको गिनते ऐसे करते बटोरते, तो ऐसा लगता है कि जो सोने के पश्चात धरती ने मोती घास पर बिखरे हुए वो सूरज के उगने पर अस्त होने पर ही क्या होते, वो मोती गायब हो जाते। क्यों? क्योंकि वो भाप बन जाते। ऐसे लगता है कि सूरज ने सारे मोती बटोर लिए। तो आपको समझ में आया इस पाठ के अंदर ये क्या कहना चाहते थे? प्रकृति का इन्होंने क्या किया है, देखो प्रकृति का सुबह का, रात का, दोनों का किया, ये रात्रि का और ये सुबह का प्राकृतिक वर्णन किया है। आया समझ में? थैंक यू।